हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आप सभी को पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात चल रही है और जो अगस्त 2022 में पेपर हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बैकलॉग लगा था, उन सारे बच्चों के लिए स्पेशली मैं यूनिट बाय यूनिट उसके सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूं। यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है और आज हम लोग देखने वाले यूनिट नंबर 5 जिसका एक्चुअल में नाम है सॉलिड ज्योमेट्री। दोस्तों, मैं जो भी सिखा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं ऐप पे अवेलेबल करा रहा हूं। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखना है। वहां पे एक फोल्डर आपको दिखाई देगा M2 अगस्त 2022 एंड सेम पेपर, जिसमें आपको यूनिट 3 यूनिट 4 और अब जाके यूनिट नंबर 5 की भी पीडीएफ दिखाई देगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बहुत कम दिन बचे हुए, अगर आपकी बैकलॉग के एग्जाम्स है, रेगुलर बच्चों को तो काफी समय है, तो आपको अब पढ़ाई करने के लिए एक क्यूरेटेड परफेक्ट कोर्स की जरूरत है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि यार ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसे मत सोचो कि इतने छोटे से कम से दिन बचे हुए, तो भाई ऐसा होता है नहीं है। दिन पे इंजीनियर्स कभी पढ़ाई नहीं करते है, पढ़ाई इंजीनियर्स करते हैं एग्जाम्स के पहले ही। तो एग्जाम्स के पहले का ये वाला जो लॉट है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला लॉट है, जहां पे आपको अब जाके कहां टेक्स्ट बुक देखोगे, कहां कोई किसी कॉलेज की बुक देखोगे, आपको प्योरली क्यूरेटेड कोर्स दिखाई देगा, तो आप उसको यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं भाई यूनिट नंबर 5 के सॉलिड ज्योमेट्री के साथ। भाई 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आती है इसमें। स्ट्रेटेजी के वीडियो में जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे भी मैंने बोला हुआ है कि भाई आपको स्फीयर करना पड़ता है, कोन करना पड़ता है और सिलेंडर करना पड़ता है। बस तीन को औरिंग 3, बस यही स्ट्रेटेजी। इसके लिए कुछ बेसिक एनालॉजीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। मैं तो भाई शुरू कर रहा हूं। ये देखो, लास्ट टाइम का जो पेपर था एज आई सेड 2019 पैटर्न में आपको एक एमसीक्यू इसके ऊपर आया था और आप देख सकते हो सेंटर और रेडियस हम लोगों को फाइंड करने के लिए पूछा गया था 2 मार्क के लिए और स्फीयर की इक्वेशन दी थी। तो आपको देख के बनता है ये जो स्फीयर का इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज क्लियरली जनरल फॉर्म के साथ हम लोग मैच कर सकते हैं। कौन है भाई जनरल फॉर्म? देख लो, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 0। इफ यू लुक इनटू दिस, आपको इसके बाद किसको और किसको फाइंड आउट करना है भाई? सेंटर को एज वेल एज आपको रेडियस को फाइंड करना है। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करके आंसर्स लाने की कोशिश भी करूं तो मुझे ये चीज तो जरूर पता है कि भाई ये जब सम आएगा तो इसमें मुझे सेंटर के लिए जाना पड़ेगा। तो सेंटर का मेरे पास फॉर्मेट है भाई -u -v और -w। एक ट्रिक मैंने बोली थी, बहुत सही से ट्रिक है। देखो क्या यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है? x है नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो आपका u का आंसर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो 0। अब देखो y का कोएफिशिएंट है, कौन है? -2, ले लो उसका हाफ, कितना हुआ? -1। साइन पलटी करो, कितना हुआ? 1। तो यहां पे आना चाहिए 0, उसके बाद आपकी टर्म आनी चाहिए थी 1। उसके बाद अरे सर ये -4z है, अब बताओ z का कोएफिशिएंट कितना है? -4, उसका हाफ करो, कितना आएगा? -2। -2 की साइन पलटी करो तो आपको कितना मिलेगा? 2। यानी कि अब आपको पता चला है कि यहां पे आपका सेंटर जो आ चुका है दैट इज 0, 1, 2। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से देख लो आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 टाटा बाय बाय हो चुके, यानी कि बचे बस 2 ही ऑप्शन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से आपको अब गोली मारनी पड़ेगी। डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके रेडियस के आंसर्स के ऊपर। अब रेडियस आंसर किस तरीके से निकाला जाता है? तो रेडियस का भी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आप देख सकते हो, अंडर रूट बोला हुआ u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर -d। अब कौन है u v w? आप इन्हीं को इमेजिन करो, वैसे भी स्क्वायर करना है तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और माइनस ऑफ आपको क्या करना है? d करना है। अब ध्यान से देखना, यहां पे आपका जो d आ रहा है ना, d दैट इज क्लियरली नेगेटिव, तो ये d जैसा है वैसे -11 यहां पे आना चाहिए। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और बच्चों के मार्क्स जाते हैं काफी सारे। अब देख लो, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 4 और 1 5, 5 और 11 16, √16 का जो आंसर आता है आपका दैट क्लियरली कम्स आउट टू बी 4। इसका मतलब है भाई साहब आपका जो यहां पे आंसर आना चाहिए था दैट वाज ऑप्शन नंबर 1, जहां पे रेडियस आपको कितनी दी गई है 4, वही अपना फाइनल आंसर था। होपफुली आपको समझ में आया हुआ है, बहुत लॉजिकल था। ये था आपका पहला एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अब क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात की?
join our community trusted by 1,50,000 plus students and download our app now. अब इसके बाद हम लोग आते किस तरीके से आपको 5-5 मार्क्स के सवाल पूछे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 6A और 7A अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्फीयर का सम पूछा था। स्फीयर के सम में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती, पहले तो सम देख लो। पहला सम हमें पूछा हुआ है प्रूव दैट दो स्फीयर्स दिए हुए भाई, एक ये है एक दूसरा स्फीयर है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्त, टच करते हैं, ऐसे पूछा हुआ है। और उनके बीच में हम लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो भी हम लोगों को निकालना है। अब मुझे सच्ची में बताओ, थोड़ा कुछ इमेजिन हो रहा है बात करने के बाद कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये लोग जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं दो स्फीयर है एक दूसरे को टच करते, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो दो स्फीयर जब एक दूसरे को टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, करेक्ट है। अब पहला काम, जब भी कभी आपको स्फीयर की इक्वेशन दी जाती है ना, दुनिया किधर भी जाए, पहली स्टेप आपको कुछ आता हो ना हो, जो आपको एमसीक्यू दिया उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। मतलब स्फीयर की इक्वेशन उठाओ, उससे उसका सेंटर और रेडियस निकाल लो। निकाला मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे कितने स्फीयर्स दिए हुए इक्वेशंस में, दो। तो पहले इक्वेशन से हम लोगों ने सेंटर और रेडियस निकाला, जिसको C1 और R1 नाम दिया। दूसरी इक्वेशन को पकड़ के हम लोगों ने सेंटर और रेडियस निकाला, जिसको हम लोगों ने C2 और R2 दिया। और अब जाके हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मुझे लॉजिकली बताओ यार, दो स्फीयर्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर्स अभी आपको पता है, दोनों की रेडियस आपको पता है। तो मुझे बताओ इनके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से देखना, 1 -2 2 नामक आपका जो लोकेशन है और -5 0 -1 नामक जो आपका लोकेशन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला डिस्टेंस, क्या वो डिस्टेंस अगर सेम रहा विथ व्हाट, इसका रेडियस एडेड विथ इसका रेडियस, तो दोनों स्फीयर ने एक दूसरे को क्या किया हुआ, टच किया हुआ। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने काम किया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच में यूज करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड z2 - z1 ब्रैकेट स्क्वायर। मुझे अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यार प्यार इतना करता हूं ना आपके ऊपर। तो ये देखो भाई, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम सॉरी, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, और इसके साथ साथ यहां पे आपको मिलेगा z2 - z1 और मिला ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका टेक्निकली अगर आप देखोगे ना, नोन टू बी एज कौन है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। आया समझ में? तो अब इसी फॉर्मेट को यूज करके सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर कितना आया, 7 आया। अब देखो हम लोगों के पास R1 है जो कि 3 आया हुआ है, R2 है जो कि 4 आया हुआ है, 3 और 4 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 7। तो कैन आई से दैट जो डिस्टेंस है वही आपके रेडियस का एडिशन भी आ रहा है। इसका मतलब है ये तो तय हुआ कि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब टच करने का तो काम अपन ने खत्म कर लिया, चलो 5 में से 3 आपको यहां पे आ जाएंगे। बट अब पूछा क्या है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये अभी फिलहाल तो स्फीयर हटा देते हैं, हम लोग देखते हैं वही वो लाइन, ये रेडियस 1 है, रेडियस 2 है और बीच में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट दैट बी P x, y, z। अब ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो मुझे बताओ कैन आई से दैट P जो है इस लाइन को इंटरनली कट करता है, इंटरनली टच करता है, इंटरनली इसको ब्रेक करता है इन द रेशियो 3:4, यस और नो। अब टेक्निकली देखोगे, आप मुझे पूछोगे तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये जब आप देखोगे तो आपको ना एक इंटरनल डिवीजन का फॉर्मेट आता है, फॉर्मूला आता है। अगर आपने सीखा होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है, उसमें से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आता है जहां पे देखो ये अगर ऐसा है, यहाँ पे P है तो ये एक को M और एक को क्या कंसिडर किया जाता है भाई, N कंसिडर किया जाता है। इसके कोऑर्डिनेट को x1, आई एम सॉरी, इनके कोऑर्डिनेट्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो एज इन x1 y1 z1, और इनके कोऑर्डिनेट को आप कंसिडर कर सकते हो x2 y2 और z2। अगर ऐसा सेटअप आप कंसिडरेशन में लो तो आपको पता चलेगा कि आपका x का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है mx2 + mx1 अपॉन m + n, y कब बनता है my2 + ny1 अपॉन m + n। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए नहीं है दोस्त, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला में प्लस साइन होती है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अलग होता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के हिसाब से ना लेते हुए हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन को कंसिडरेशन में लिया हुआ है। आप देख सकते हो फॉर्मूला है x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और हमें डायरेक्टली x y z मिल चुके हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नोटेशंस हम लोग के आ चुके हैं। दिखने में थोड़े अजीब है लेकिन होपफुली आपको समझ में आए। बस जो भी आंसर आएगा वो अपने को लिखना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो अब आपको पता चल चुका है जो मैं यहाँ पे बता रहा था। देखो क्लियर कंपेयर होगा, m मिलेगा यहाँ से, ये देखो
यहाँ पे अपन को क्या मिल सकता है, m मिल सकता है। यहाँ से क्या मिल सकता है अपन को, n। यहाँ से कौन कौन मिल सकता है भाई, यहाँ पे x1 मिलता है, y1 मिलता है, z1 मिलता है, ये मिलता है अपने को x2, ये देता है y2 और ये देता है अपने को z2। कुछ इस हिसाब से आप सारी की सारी स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर सकते हो। ये था पहला सम, होपफुली समझ में आया हुआ है। अब इसको और इनको क्या था सर, इसको और इनको जो सवाल आया था तो वो बहुत ज्यादा ईजी था, बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है। आप देख लो उन्होंने पूछा क्या है। अब एक प्लेन है ना, एक प्लेन है, वो 3D प्लेन है जो कि आपके स्फीयर को टच कर रहा है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो भाई कैसे डायग्राम होगी, एक प्लेन होगा जो कि आपके स्फीयर को क्या करेगा, टच करेगा। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, अगर आपका प्लेन अगर आपके स्फीयर को टच कर रहा है तो कैन आई से दैट ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम लोग यूजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये परपेंडिकुलर जो है वो आपने ड्रॉ किया हुआ है सी से इस प्लेन पे, तो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो भी वैल्यू आ रहा है अगर वही वैल्यू आपके रेडियस का भी हुआ तो कैन आई से दैट ये टच कर रहा है। मुझे बताओ, टच ना करता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता, और अगर इंटरसेक्ट करता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता, कम हो जाता। सो अगर टच कर रहा है तो भाई रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका बिल्कुल सही माना चाहिए। पूछोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यार कितना 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 आपको दिमाग लगाना है, आप लगा लो। ये कुछ बेसिक चीजें जो कि मैंने ऐप पे सबसे पहला वीडियो यही डाला हुआ है कि बेसिक्स कैसे याद रखने आपको यूनिट नंबर 5 के, उसमें सारे फॉर्मूला कवर होते हैं, इंटरनल डिवीजन कवर होता है, ये कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, आप देख सकते हो। अब इसको लिखा कैसे जाता है, आप इसको लिखोगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन यहां पे लिखोगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना करोगे c स्क्वायर। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पूछोगे सर मॉड्यूलस क्यों होता है, मेरे भाई आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आया तो भी आप डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसिडर करके आगे बढ़ोगे। तो मैंने वही चीज करी। आप देख सकते हो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है और मेरे पास यहाँ पे स्फीयर। आपको पता है एक बार की स्फीयर की इक्वेशन आई तो आपके सर ने आपको क्या बोला, भाई दुनिया किधर भी जाए भाड़ में जाए सब कुछ, पहले सेंटर निकालो और उसके बाद क्या कर लो, रेडियस निकालो। रेडियस का आंसर मेरा बहुत प्यारा सा आ चुका है 9। अब मैं जाऊंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए अपने पास वो जो प्लेन का इक्वेशन है वो ऑलरेडी है, उसमें x की जगह पे y की जगह पे z की जगह पे अपने को किसको डालना पड़ेगा, 055 को चेक कर सकते हो आप लोग। वैल्यू डाली, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट किया, ये सब कुछ करने के बाद मेरा आंसर आया मॉड में -9। इसका मतलब है माय आंसर इन दिस केस केम आउट टू बी हाउ मच, 9। अगर मेरा आंसर यहां पे 9 आ चुका है तो आप क्या मुझे बता सकते हो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर और आपके रेडियस का आंसर क्या सेम है? ऑफ कोर्स सेम है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये जो प्लेन है ना वो स्फीयर को जरूर टच करता है। नेक्स्ट, ये तो हो चुका है, 3 मार्क्स आपको मिल चुके समझ लो। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत स्मार्टली हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो ये होता है आपका टचिंग पॉइंट, जहां पे प्लेन और स्फीयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस, ये वाला आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाई जरूर करेगा। इसमें आपको लिखना कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप ना हमेशा आपको जो यहाँ पे लाइन दिखती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन बोल दूँ आपकी सीपी नामक, उसको हमेशा एक फॉर्मेट फिक्स करना है। ये मैंने ना बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है भाई, वापस बस बता देता हूँ, आपको नॉलेज चाहिए इसलिए। ये सीपी हमेशा रेडी करना है आपको, किस हिसाब से करना है मैं बताता हूँ। आपने इसका डीआर पहले तो ढूंढना है। डीआर का मतलब बताता हूँ डायरेक्शन रेशो, किसी को नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। डायरेक्शन रेशो सिर्फ और सिर्फ लाइन के लिए डेडिकेटेड होता है। अब ये प्लेन देख रहे हो आप, प्लेन की इक्वेशन देख रहे हो, उनके कोएफिशिएंट उठाओ, यानी कि कौन कौन दिखाई रहा है। x का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है 1, y का कितना दिखाई दे रहा है -2, z का कितना दिखाई दे रहा है -2। तो भाई किसी को बोलो मत, ये इसके जो आपको कोएफिशिएंट्स दिखाई दिए वही ABC है, वही डायरेक्शन रेशो है। लेकिन आपको पता है प्लेन को कभी डायरेक्शन रेशोज नहीं होते। वो डायरेक्शन रेशोज क्या सिग्निफाई करते हैं, आपका जो नॉर्मल डाला हुआ है प्लेन को उसके वो डायरेक्शन रेशोज। सो नॉर्मल टू द प्लेन, इस लाइन का जो dr रहेगा वो आपको यहां से मिल रहा है, जो कि मुझे मिल रहा है। अब इस प्लेन को नॉर्मल कौन है भाई, CP है ना। तो CP के drs मेरे को मिल चुके हैं और उसके साथ साथ मैं ये आने के बाद, आपको भी पता है, ये आने के बाद मैं उसको k एज्यूम करूंगा। ये मेरा पूरा सेटअप हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पता है आपको ये कैसे लिखते हैं, ये पता ही है। तो दिस कैन बी रिटन एज x -0, y -5 एंड z-5 के हिसाब से। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया किस तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये सेटअप लगाया हुआ है। सेटअप लगाने के बाद मुझे x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली, z की वैल्यू मिली। वंस आई गेट x, y, z की वैल्यूज, आपको पता है मुझे पता है। अब मैंने वो x, y, z ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहिए तो प्लेन की इक्वेशन में रखो या फिर स्फीयर की इक्वेशन में रखो, दोनों को टच कर रहा है। तो अगर आप स्फीयर की इक्वेशन में रखोगे तो मेहनत देखो यार, इतने बड़े बड़े टर्म्स को डील करना पड़ता है, क्या आ जाएगा
तो आप इजी वे आउट क्या है, आप प्लेन की इक्वेशन में डालो। तो प्लेन की इक्वेशन में जैसे ही मैंने एक्स वाई जेड में के टर्म्स में सारी वैल्यूज डाली, आई गॉट माई आंसर फॉर के वंस आई गॉट माई आंसर फॉर के। इक्वेशन 2 देख लो, के मिल गया तो भाई एक्स वाई जेड मिलने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड मैंने फाइंड कर दिया। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसा सम एग्जाम में ऑलवेज आता है, तो ये ऐसे वाले सम्स की आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। होपफुली आपको सम नंबर 2 जो कि आपको और इनको आया था स्फीयर के ही, आपको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में आए तो भाई इमीडिएट बिना टाइम गवाए अब हम लोग जाएंगे कोन और सिलेंडर वाले सम्स के लिए। मैं आपको बता दूं, एक बारी मैंने अच्छे से आपको चीजें समझा दी ना, तो इसका पैटर्न बहुत बारी सेम टू सेम रिपीट आता है। देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 को बी और क्वेश्चन नंबर 7 का बी, दोनों में आपको सेम सवाल पूछा हुआ है। आपको क्या करना है भाई, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालनी है। अब राइट सर्कुलर कोन के लिए कुछ ना कुछ तो डेटा दिया होगा। तो डेटा दिया क्या है यार, उन्होंने बोला है कि वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे। तो वर्टेक्स की जगह पे आप लोग क्या डालोगे, 0 0 0। ये देखो, ये आपका डायग्राम जहां पे वर्टेक्स की जगह पे आपने ए एज्यूम किया हुआ है, 0 0 0। नेक्स्ट, एक्सिस कौन सा बोला है, वाई एक्सिस। मुझे बताओ, आपको पता है, मुझे पता है कि ये जब आप 3D में वर्कआउट करते हो तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज क्या होता है, जेड। तो वाई एक्सिस अगर इसका एक्सिस है तो वी ऑल नो दैट इसके जो डीआरस रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वाई के एंगल में रहेंगे। इसका मतलब है टुवर्ड्स वाई रहेंगे, तो 0 1 0 वुड बी आपके डीआरस। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, सेम सम अगर जेड एक्सिस के लिए आता तो यू वुड हैव रिटन दिस हैज टू बी व्हाट, 0 0 1। सेम सम अगर एक्स एक्सिस के लिए आता तो यू वुड हैव रिटन दिस हैज टू बी 1 0 0। होपफुली द आइडिया बिहाइंड दिस इज क्लियर फॉर यू। अब मुझे यहां से डीआरस मिल चुके हैं 0 1 0 उस वाई एक्सिस के हिंट की वजह से। एंड नेक्स्ट, सेमी वर्टिकल एंगल दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन कि वो जो कि कितना है, 30 डिग्री है। भाई मैंने मेरे हिसाब से आंसर्स निकालने की कोशिश करी है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कम ज्यादा हो सकता है, आप ना कम से कम कॉन्सेप्ट समझ लो। मेरी कुछ गलतियां काम करते हुए कम ज्यादा होगी तो उसको बस थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि सर किस तरीके से कर रहे हैं। देखो तो सही, अब मैंने ए ले लिया, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधा एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 दिखा दिया। मुझे पता है डीआर 0 1 0 है। अब मैंने टेक एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जो कि आप ले सकते हो, जो कि जनरेटर पे होना चाहिए जहां पे आपका कोन है, राइट। तो कोन के बॉडी पे आपको एक पॉइंट लेना है जिसको अपन ने पी पॉइंट बोला हुआ एक्स वाई जेड। अब अपन करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूं, किसी को बोलो मत। हमें बहुत सही सी चीज करनी है, यहां पे और यहां पे अपना A1 B1 C1 रहेगा, यहाँ पे अपना A2 B2 C2 रहेगा। ये कौन है भाई, ये सारे के सारे आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये डीआरस है और ये इन डीआरस के बीच में का क्या है भाई, एंगल है। ऐसा अगर सीन आ रहा है तो इस केस में आपको हमेशा याद रखना है, आप इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि cos अल्फा से शुरू होता है। और cos अल्फा इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस आपका आएगा C1 C2। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये साइड पे लिखने की कोशिश करते हैं। आपको cos अल्फा करके दिखाई देगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस क्या दिखाई देगा, C1 C2 अपॉन करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और साथ ही साथ अगेन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, C2 स्क्वायर। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और आपके आंसर्स जो है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ यार, A1 है ना, हाँ। तो देखो भाई, जितना मेरे को पता है मैंने बताने की कोशिश करी। अब आप करो क्या, आप ढूंढने की कोशिश करो इसका A1 B1 C1 क्या और इसका A2 B2 C2 क्या, यानी कि डीआरस। अब इसके तो डीआरस भाई चिल्ला चिल्ला के बता रहे मैं 0 1 0, यानी कि आपको अब A2 B2 C2 का तो मैटर क्लोज हो गया। A1 B1 C1 निकालते कैसे यार, बहुत सही सी चीज है। जब भी कभी डीआर निकालना है आपको बस सब्ट्रैक्शन करना है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का, यानी कि ये आएगा x - 0 y - 0 और z - 0। ये सारे बेसिक्स मैंने अपने यूनिट नंबर 5 के पहले वीडियो में कवर किए हुए, जो कि ऐप में दिया हुआ है, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ये प्लीज अंडरस्टैंड करो आप लोग, और वहां से नहीं करना है, कोर्स नहीं लेना है तो आपके लिए मैं जो बता रहा हूँ वो चीज याद रखना है। इसका डीआर निकालना है तो आपको p माइनस ए करने होंगे इनके कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको x - 0 y - 0 z - 0 मिलेगा। ये A1 B1 C1 हुआ, ये A2 B2 C2 हुआ। फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, cos 30 की वैल्यू कैलसी से निकाली √3/2। आप चाहिए तो पॉइंट में लिखो। अब जबकि सब कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मुझे करना क्या पड़ेगा, कहीं पे भी अंडर रूट नहीं दिखना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। कर लिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे बताओ आपको करना क्या होगा नेक्स्ट। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एडजस्टमेंट कर लो, टर्म्स एडजस्ट कर लो। जितना आसान और इजी दिखा सकते हो टर्म्स को, उतना इजी और आसान दिखाने की कोशिश करो। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। एंड अपना सम खत्म भाई। ये देखो, ये पैटर्न का सम आप पकड़ के चलो, आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म।
अब बोलोगे सर थोड़ा इजी नहीं लग रहा है? हाँ थोड़ा सा इजी है। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे जो आपको एक्सिस दिया था वो सिर्फ वाई एक्सिस था, इसकी वजह से ये जो डीआर है ना वो बहुत प्यारे आ चुके थे 0 1 0 एंड एक्सिस सॉरी वर्टेक्स जो है वो भी 0 0 होने की वजह से आपका काम काफी आसान हुआ था। अब देखो क्वेश्चन 6b को डिट्टो क्वेश्चन 7b का समय एकदम कॉपी पेस्ट वाला समय, कोई चेंज नहीं है सम में। हाँ मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी है बिकॉज आप खुद डायग्राम को ऑब्जर्व करके बता सकते हो काम वही करना है। क्या आपका वर्टेक्स अब 0 0 0 है? नहीं है, तो वर्टेक्स आपको मिला 1, -1, 2 जो दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस दी होगी, ये आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस दिए, देखो ये आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पे दिखाई दे रही है x - 1 y + 1 z - 2 और नीचे जो दिखाई दे रहे हैं। अब क्या आपको ये चीज पता है? अगर आपको ये समझ में आया है तो ये जो लोग होते हैं ना 2 1 और -2 इन्हीं को कहते हैं डीआर्स, इन्हीं को कहते हैं डीआर्स ऑफ एक्सिस। तो आपको आपकी थीम पता है, मेरे को बस cos अल्फा का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से अपने को a2 b2 c2 मिले, a1 b1 c1 यहां से कैसे लेके आओगे? आपके सर ने आपको बोला है बस यहां से इनके कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर लो, x - 1 y + 1 z - 2, x - 1 y + 1 z - 2 और 2 1 और -2, ये a1 b1 c1 ये a2 b2 c2। अपना काम शुरू करो। cos अल्फा क्या अल्फा दिया है? ऑफ कोर्स दिया है, कितना दिया है? 45 डिग्री। पता है cos अल्फा की वैल्यू मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी रहती है? 1/√2। टर्म्स डाले, टर्म्स लिखे। अब यहां से आगे लोगों की बहुत गलतियां शुरू होती है, मैं बताता हूं। अंडर रूट तो दिखना नहीं चाहिए था। अब इसी को मैं जब आगे लेके जाऊंगा तो यहां पे मैंने वो ब्रैकेट्स ओपन करके मेरी टर्म कुछ इस तरीके से आई। अब जैसे यहां तक आता है इट इज इंपॉर्टेंट टू स्क्वायर बोथ द साइड्स। वंस यू स्क्वायर बोथ द साइड्स आप देख सकते हो 1/√2 खुश होके 1/2 बन जाएगा, 3 जो है वो खुश होके 9 बन जाएगा। लेकिन दो लोगों में यहां पे हम लोगों को दिक्कत शुरू हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये भी खुश है। यहां पे एक बंदा जो कि क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। अब इशू क्या है पता है? a + b + c + d ब्रैकेट स्क्वायर जो आपको दिखाई देता है ना, हमेशा याद रखना इतना बड़ा 4 टर्म का स्क्वायर करने से अच्छा आप इसको 2 टर्म्स में तोड़ दो। ऐसे करो ताकि आपको ये जो है ना ये आपको a + b और ब्रैकेट स्क्वायर के हिसाब से चला जाए, यानी कि अल्टीमेटली यू हैव टू यूज a + b और क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूज करना आपके लिए ज्यादा आसान होता है। वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, a² + 2ab + कितना हो जाएगा? b²। ये आप थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग वो 4 लोगों का स्क्वायर वाला फॉर्मेट, दिस इज मच 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 बेटर। ये आप हमेशा याद रखो। तो मैंने भी क्या किया भाई, 4 लोगों से कौन ही डील करेगा, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया 2 अलग अलग लोगों में। तो आप देख सकते हो ये 2 इधर आया, ये 9 इंटू पूरा सेट इधर पे गया। अब आप चेक कर लो 2 इंटू इसको ब्रेक डाउन करके एक बंदा मैंने a बना लिया और दूसरा बंदा यहां पे क्या बना लिया? b। सो दिस बिकेम a + b ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद का काम है ना काफी मेहनत का काम है। मैंने बच्चों को हमेशा बोला हुआ है जब आप यूनिट 5 करोगे ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट जितना आसान कर सकते हो उतना करना है, लेकिन इसमें बहुत समय जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां तक आओ, उसके बाद 5-6 लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट सम के लिए जाओ। जब आपको समय मिलेगा ना पेपर खत्म होने के बाद, अगर जल्दी खत्म हुआ तो 10-15 मिनट का स्लॉट जो भी आपको मिलेगा वहां पे आपके पास शिद्दत से समय, वहां पे आप ये सिंप्लीफाई करने के लिए जरूर जा सकते हो। बोलोगे सर अगर समय नहीं मिला और पेपर हम लोगों का खत्म हुआ, तो मेरे को बताओ यहां तक आने के बाद क्या ही बचा हुआ है? बस सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। आपका 1 मार्क कट होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत शांति से आपको ये सारे सिंप्लीफिकेशन करने होंगे और इक्वेशन लानी पड़ेगी। देखो 1 मार्क में जब बोल रहा हूं तो ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, आपका एक और भी जा सकता है, यानी कि 3 ही मार्क्स आपको 5 में से मिल सकते हैं अगर आपका सिंप्लीफिकेशन गलत निकला तो। इसीलिए शिद्दत से शांति से आपको सम बाय सम इसको पकड़ के इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। बेसिक्स अच्छे से याद रखो। a + b ब्रैकेट स्क्वायर कैसे यूज हुआ है, सर ने इसको कैसे वर्कआउट किया है। मेरे से कुछ वैल्यूज कम ज्यादा हो सकती है, पीडीएफ में क्रॉस चेक कर लेना। अगर हुआ भी तो पहले आपको आपसे माफी मांग रहा हूं कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्या सही क्या गलत, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो कि आपको आपके दिमाग में जा रही कि नहीं। देखो दोनों समझो कौन के थे, वो सिमिलर पैटर्न के थे, लेकिन ये जो दूसरा वाला था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्यों? बिकॉज ना 0 0 0 आपका वर्टेक्स आया, ना ही क्लियरली वाई एक्सिस करके आपका एक्सिस आया। तो यहां पे सब कुछ वैल्यूज में बड़ा बड़ा हो रहा था, इसीलिए आपको ये इस तरीके का कोन का सम और पैटर्न मिला है। अब सेम टाइप अगर आपने कोन को देखा है तो इसके बाद आपको 2 सम्स दिखाई देंगे जो कि आपके होंगे सिलेंडर के। अब क्वेश्चन नंबर 6C को औरिंग में, क्वेश्चन नंबर 7C में सेम टू सेम डिट्टो सम आया हुआ है सिलेंडर का, कोई चेंज नहीं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आया ना, आपके गए भाई, ऊपर के भी 5 गए, नीचे के भी 5 मार्क गए। सिलेंडर के सम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है देखो भाई। सिलेंडर मैंने ऐसे रखा हुआ है, जैसे मैंने सिलेंडर रखा उसका एक सर्कल बनता है जिसकी एक रेडियस होती है जो हमेशा दी जाती है एक पैटर्न में। कोई एक पैटर्न भी है
वो मैंने सिखाया हुआ है ऐप में, जहाँ पे आपको रेडियस ना देते हुए खुद रेडियस निकालनी पड़ती है। अभी फिलहाल तो रेडियस दिए कि नहीं, खुश रहो भाई, उन्होंने दिए अपने को रेडियस, जो रेडियस है क्लियरली आपकी ए दिख रही है आपको। अब रेडियस तो ए है, अब इट पासेस थ्रू, क्या बोला देखो, ओरिजिन। तो जो भी ओरिजिन मतलब जिस एक्सिस जहां से भी पास होगा उस पॉइंट को हमेशा हम लोग एक प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, उसको कैपिटल ए बोलेंगे। कहां से पास हो रहा है भाई, ओरिजिन से, तो उसको 0 0 0 लिखा। अब लेट देयर बी एनी पॉइंट, जो भी आपका सिलेंडर का सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर, जनरेटर के ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड ले लो। अब इससे फायदा क्या होगा, ए टू पी ज्वाइन करो, पी से एक परपेंडिकुलर डाउन कर लो, आपको एक ट्रायंगल मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन ने एम नाम दिया तो ए पी एम नामक ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें अपन पाइथागोरस यूज करने वाले। अब सबसे पहले तो सिलेंडर का आप कोई भी अगर यूज कर रहे हो फॉर्मूला, तो यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, हाँ मैं बताता हूँ, ये देखो, ये A है, P है, एंड लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आएगा, तो वो आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोटेशन बनेंगे आपके, तो आप ढंग से देख लो। इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर AP को अगर आप टॉप व्यू से देखोगे, तो उसका प्रोजेक्शन आपको कहाँ पे दिखाई देगा, AM में दिखाई देगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप लोग, LMN, ये इसके DCs रहेंगे, इसके नोटेशंस अपन x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसके नोटेशंस अपन x2 y2 और लेट्स से z2 ले लेते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखना, इसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जो आपको यहाँ पे ऑलवेज यूज करना पड़ता है। तो AM ये प्रोजेक्शन है किसका, AP का। तो आपको करना क्या होगा, आपको लिखना है L ब्रैकेट, यहाँ पे लिखोगे x2 माइनस x1 प्लस M ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस N ब्रैकेट, और आपको लिखना है z2 माइनस z1। अब बोलोगे सर क्यों सिखा रहे हो मेरे भाई, ये नहीं किया ना तो सिलेंडर का एक भी सम सॉर्ट नहीं होगा, चलो भगो। तो यहाँ पे आप लोगों की पूरी गलती होगी अगर आपने ये प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला मेरे से ढंग से नहीं सीखा। तो ये प्रोजेक्शन के फॉर्मूला में आप बोलोगे सर LMN कौन है, LMN ये तीनों के तीनों जो होते हैं उनको बोलते हैं DCs, यानी कि ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो आपको अब इसमें डायरेक्शन रेशो के साथ साथ डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना भी पता होना चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। मुझे बताओ, यहाँ पे हमें एक और चीज बोलिए, मेक्स इक्वल एंगल्स। अरे ये बहुत बड़ी चीज है, इक्वल एंगल का मतलब पहले समझ लो यार, x को भी उतना इंक्लाइंड है, अल्फा उतना है, बीटा उतना है और गामा भी उतना है। तो एक्स वाई जेड तीनों को अगर हम लोग सेम एंगल बना रहे तो डायरेक्शन रेशो क्या आएगा, रेशो क्या होगा 1:1:1। तो रेशो के हिसाब से dr मेरा आया 1:1:1। अब मुझे बताओ क्या इस सम में हमें drs लगने वाले, नहीं, हमें लगने वाले dc। तो 1:1:1 अगर आया तो मुझे बताओगे 1:1:1 के लिए आपका करस्पॉन्डिंग dc क्या रहेगा, आपका रहेगा दिस, इनके स्क्वायर को ऐड करो यानी कि दिस, यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे भी 1 क्या होगा। अगर ये drs है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कौन हो गए मेरे भाई, DCs हो गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। देखो कल जाके अगर ये सपोज 2, 3 और 6 होगा तो मैं 2/√4, 9 और 36 मतलब 49 मतलब 7 मतलब 2/7, 3/7, 6/7 के हिसाब से क्या लिखूंगा भाई, डायरेक्शन कोसाइंस को लिखूंगा। इतनी सिंपल और प्यारी सी चीज है, तो यहाँ पे क्या ही झगड़ा करने की कोशिश करोगे। तो डीसी कैसे निकालना पता चला। अब बताओ, पकड़ लूंगा मैं ट्रायंगल को, एक एक एलिमेंट को निकालूंगा। आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम मुझे यूज करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में मुझे एपी स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए, पीएम स्क्वायर चाहिए। लो ना भाई, देखो सबसे पहले तो खुशियां, पीएम स्क्वायर, पीएम इज नथिंग बट रेडियस ऑफ योर सिलेंडर। तो रेडियस ऑलरेडी दी है ए, तो पीएम स्क्वायर करोगे तो वो ऑफ कोर्स आपका रेडियस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर दिखाई देगा। नेक्स्ट एपी स्क्वायर, तो भाई ये डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास दोनों नोटेशन है, x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, z माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट में चाहिए स्क्वायर वाला फॉर्मेट पाइथागोरस के लिए, तो ये स्क्वायर फॉर्मेट रेडी कर लिया। ये दो तो रेडी हो गए। अब बचा किसका सवाल, देखो आपका पीएम रेडी है, आपका एपी रेडी है, बचा कौन, एएम। एएम को रेडी कैसे करोगे। अब एएम को रेडी करने के लिए भाई साम दाम दंड भेद, आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला है, जो मैंने आपको यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी थी कि भाई ये जो आपका एम होता है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ एपी। तो यहाँ पे एलएमएन की जरूरत पड़ती है, और आपको याद होगा अभी अभी 1:1:1 को लेके अपन ने डीआर से डीसी कैसे निकालने देखे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो एल की जगह पे 1/√3, एम की जगह पे 1/√3 और एन की जगह पे 1/√3 डाल दिए, तो आपको यहाँ पे x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 ये इसके नोटेशन है, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर करोगे तो आपको मिला एम स्क्वायर। इसके बाद भाई मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब मुझे बस क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। वी नो पाइथागोरस थ्योरम, वी नो द वैल्यूज। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर आता है ना, आपको नहीं आता, वाह 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 वाह, देख लो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इसी को फॉर्मूला को यूज किया, सिंप्लीफाई करा, जो भी दिखाई देगा सिंप्लीफाई करने के बाद वुड बी नथिंग बट माय फाइनल आंसर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर एक स्टेप तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा सिंप्लीफिकेशन की, आप जरूर देख लेना कि किस तरीके से पीडीएफ में पेज स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको वर्कआउट किया इस पर्टिकुलर पेज के लिए। समझ में आया? अब बताओ, जो मैंने अभी अभी आपको सिलेंडर का सम सिखाया ना, डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको वापस ऑरिग में सम आया था। अब यहाँ पे चेंज क्या है मैं बताता हूँ। जो रेडियस आपकी वहां पे ए हुआ करती थी, वो रेडियस अब यहाँ पे कितनी दी है? √6 देने दे भाई। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ द लाइन, यहां से दो चीजें पिक करनी है आपको। देख लो, डरो नहीं, ये 1, ये -1, ये 1 जब आप देखोगे ना, यूल अंडरस्टैंड ये कौन होते हैं? आपके डीआरस होते हैं। अब सच्ची में बताओ, ये आपको डीआरस मिले जो कि पहले क्या थे? इक्वल एंगल, मतलब 1 1 1 था, अब ये 1 - 1 1 आया। क्या ही फर्क पड़ा मुझे बताओ? इसके ये अगर आपके डीआरस है तो क्या आप मुझे इसके डीसी बता सकते हो? डीसी निकालने के लिए क्या ही मेहनत पड़ेगी? 1/√ऑफ स्क्वायर 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 करके ऐड करो तो वापस वही आएगा, -1/√3, और यहाँ पे आएगा 1/√3। सो एल आया, एम आया, एन आया। ये जो आपने करस्पॉन्डिंगली निकाला, इनको क्या बोलते हैं? डीसीज बोलते हैं। अब सेम सेटअप यार, इट पासेस थ्रू। अब बोलो कहां से पास हो रहा है? आपको कैसे पता चला? तो यहां से पता चलता है। दिस इज x का मतलब x - 0, y का मतलब y - 0, z का मतलब z - 0। तो कोई पॉइंट ऐसा नोटेशंस में दिखाई दे रहा है कि 0 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स जो कि आपके एक्सिस से पास हो रहे। तो ये होशियारी से हम लोगों ने ए निकाल लिया। एज यूजुअल पी एज्यूम कर लिया, जनरेटर पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ए पी एम रेडी हो गया। यू नो पी एम स्क्वायर इज 6 नाउ, तो ये पी एम स्क्वायर आया। नाउ यू नो ए पी जो होता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है, एंड यू नो ए एम अगर निकालना है तो एज यूजुअल आपको प्रोजेक्शन रूल लगेगा। भाई क्या नया है मुझे बताओ? डिट्टो कॉपी पेस्ट समय बस वैल्यूज इधर उधर हुई है यार। आई नो कि ये जो है ना, आप यूनिट 3 4 5 6 में मैं बोल चुका हूँ बच्चों को भी, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो M2 का अभी भी समय देख लो, आपको समझ में आएगा। पहले आप यूनिट 5 अटैक कर सकते हो, इतना आसान है कि ओरिंग में भी वही सेम सम आ रहे, तो आपको यहाँ पे काफी लॉटरी लग सकती है, आपके मार्क्स जो है यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। सेम स्ट्रैटेजी, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, यूज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह एडजस्टमेंट करके यहाँ पे जो भी आया वो अपना क्या आया भाई? फाइनल आंसर आया। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? देखो वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, मैंने कोशिश करी कि ना हो, लेकिन अगर हुआ भी तो भी कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली पूरा का पूरा जितने सारे सम्स थे, यानी कि एक एमसीक्यू और 6 सम्स मैंने यहाँ पे आपको सिखाया, उसकी जो पीडीएफ है इस साइड की मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। दोस्तों ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, इट इज जस्ट बिकॉज आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे प्यार मिलने दो यार मुझे। ये देखो किस तरीके से मेहनत करके मैं पहले लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको कितना अच्छे से समझा पाने की, कि भैया आपको अगर बाई चांस किसी को कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो उनको ये आना भी चाहिए कि प्रोसेस किस तरीके से वर्कआउट हुई है। आई होप सो ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 5 आपके दिमाग में घुस चुका है। अब कोशिश करूंगा जल्द से जल्द यूनिट 6 लाने की, बिकॉज यूनिट 6 के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है राइटिंग के टर्म्स में। तो पहले तो आप 5 को अच्छे से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।